आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं दीपाली राणा और एग्री हो या फिर नॉन एग्री कमोडिटीज, ट्रेडिंग के मौके हो या हो इन्वेस्टमेंट की बात, फिजिकल पोजीशन हो या फिर आपने लिया हुआ हो कोई ट्रेड, निवेशक हो, किसान हो या फिर ट्रेडर, सभी के लिए ये शो है। आप आ सकते हैं शो में, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इसके अलावा आप अपने इस शो को फेसबुक, ट्विटर पर वॉच भी कर सकते हैं। #AskAwazCommodity लिखकर अपने सवाल भी पहुंचा सकते हैं। तो कहाँ है ट्रेडिंग के मौके, क्या है खबर इस वक्त की, सब आपको बताएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। त्योहारों पर आटे के बढ़ते भाव पर सरकार का बड़ा एक्शन। कैबिनेट ने गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई, सूजी और मैदा के एक्सपोर्ट पर भी शिकंजा। खाने के तेलों में फिर लौटी तेजी। मलेशिया में पाम 4200 रिंगिट के पार निकला। एक हफ्ते में करीब 7% का जोरदार उछाल। मजबूत डिमांड और अमेरिका में सोयाबीन में तेजी से कीमतों को मिला सपोर्ट। कॉटन में जारी गिरावट का रुझान। M6 पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 38,500 के नीचे फिसला। सिर्फ एक हफ्ते में 5% की जोरदार गिरावट। उच्च भाव पर स्पिनिंग मिलों से मांग करने और ग्लोबल मार्केट में कमजोरी से बना दबाव। नए रिकॉर्ड है बनाने के बाद जीरे में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली। एनसीडीएक्स पर 1% ज्यादा टूटा भाव, लेकिन 25,000 के ऊपर कारोबार। धनिये में भी गिरावट, उधर हल्दी में आज खरीदारी। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी की चमक बढ़ी। 42,000 की तरफ बढ़ा सोना। चांदी में भी 1% की तेजी। कमजोर यूएस इकोनॉमी डेटा से भी मिला सपोर्ट। क्रूड में लगातार तीसरे दिन जोरदार तेजी। इंट्राडे में ब्रेंट $102 के पार निकला। ईरान न्यूक्लियर डील गहराने और ओपेक के उत्पादन घटाने की खबरों से मिला सपोर्ट। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। हमारे साथ मोती और सवाल के नवनीत दमानी, आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता मौजूद हैं। लेकिन पहले प्राइस सेक्शन देख लेते हैं इस वक्त का। शुरुआत करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज के साथ। एक्शन लौटता हुआ दिखा है सोने चांदी में, जैसे अपने हेडलाइन में भी सुना। सोने और चांदी में खरीदारी आई है। 0.1%, आधा % के आसपास की बढ़त दिखा रहा है आपको सोना, और चांदी में 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। 51,800 के ऊपर आ चुका है M6 पर। सिल्वर 55,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही तेजी थोड़ी दिख रही है मेटल्स में। कॉपर, जिंक, लेड 0.1% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। नेचुरल गैस थोड़ा सा हल्का है, आज सुस्ता रहा है, ये कह सकते हैं, कमजोरी नहीं है। 739 के लेवल्स हैं, लेकिन क्रूड यहाँ भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। नॉन एग्री स्पेस में तो ये हाल हुआ, लेकिन अगर एग्री कमोडिटीज को देखेंगे तो कॉटन के फ्यूचर्स गिरावट दिखा रहे हैं। हालांकि स्पॉट प्राइसेस 49,000 के आसपास है, लेकिन कॉटन में नई अराइवल को डिस्काउंट करते हुए अक्टूबर फ्यूचर्स 38,400 पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी स्पाइसेस के पैक को देखेंगे तो जीरा, जहां पर रिकॉर्ड हाईज हमने देखे, वो लेवल्स तो अभी भी हैं। 25,500 के नजदीक ट्रेड कर रहा है, लेकिन 1% नीचे है। धनिया आधा % नीचे है। टर्मरिक में आधा % की बढ़त दिख रही है। ग्वार, कैस्टर, कपास, ये सभी कमोडिटीज कर रही हैं नीचे ट्रेड। तो ऐसे में स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, टॉपिक्स क्या हैं हमारे एक्सपर्ट्स के, उस पर करते हैं फोकस। नवनीत नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए आपकी टॉप कॉल्स क्या हैं अभी। नमस्कार दीपाली जी। और लास्ट 2-3 दिनों में जो सुस्ती का कारोबार हमने गोल्ड सिल्वर में देखा, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी वापस रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। कल जैक्सन होल की मीटिंग है, उससे पहले गोल्ड में थोड़ा सा इंक्रीमेंटल गेन देखने मिल सकता है। 51,700 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 51,525 का आप स्टॉप लगाए एंड 52,100, 52,300 तक के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ लगभग 7 दिनों में कंसोलिडेशन के बाद बेस मेटल्स में फिर से थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखने मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स का फॉल एक प्राइमरी रीजन हो सकता है। मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट बेट फिलहाल के लिए जिंक रहेगा। 316 के आसपास आप जिंक बाय करिए। 314 का स्टॉप लगाइए। 321 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अनुज, आपकी कॉल्स क्या हैं? दीपाली जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो हम मसालों में देखेंगे। यहाँ पर हमने टर्मरिक में एक लोअर लेवल से खरीदारी लौटती हुई देखी है। तो टर्मरिक के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी करीबन 7,200 में। 7,040 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में पोजिशनल ट्रेड पे देख सकते हैं। करीबन टारगेट 7,500 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम दूसरी साइड कॉटन की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हाई से जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है करीबन 10% से ज़्यादा टूट चुका है, और आगे अराइवल का प्रेशर भी देखने को मिलेगा। अक्टूबर से आपको अराइवल भी देखने को मिलेंगी, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस और डिस्काउंट हो सकता है। तो यहाँ पर हमारी बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 38,800 में बिकवाली करें। 39,600 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट नीचे करीबन 37,500 तक देखने को मिल सकता है। तो कॉटन में बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है।
तो ये है आपके लिए ट्रेड कॉटन पर। यहाँ पर आप एक पोजीशन ले सकते हैं, एक पोजीशन ले सकते हैं टर्मरिक पर। लेकिन एग्री कमोडिटीज की बात करते हैं और बात करेंगे गेहूं की। सरकार ने गेहूं के आटे के एक्सपोर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया और इससे पहले इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के अप्रूवल पर आटे का एक्सपोर्ट हो सकता था। आटे के दाम में बढ़ोतरी को देखते हुए कैबिनेट ने डिसीजन लिया है। क्या है डिटेल्स, पूछ लेते हैं लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण बताइए, आटे के एक्सपोर्ट पर तो शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है, क्या डिटेल्स हैं, क्या फैसला लिया गया है? देखिए, दरअसल आज दोपहर कैबिनेट की बैठक हुई और इस कैबिनेट में फैसला लिया गया कि जो भी गेहूं का आटा है उसके एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा जाएगा। इस बात पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। शिकंजा किस तरीके से कसा जाएगा, क्या शर्तें लगाई जाएंगी, क्या पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाएगी, इसको लेकर DGFT जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है, वो इस पर एक नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी करते ही अमल में आ जाएगा। तो सीधा सा मतलब यह है कि गेहूँ का जो आटा है वो एक्सपोर्ट करना अब आसान नहीं हो जाएगा। इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि सरकार ने यूक्रेन संकट के दौरान जब गेहूं के दाम अचानक से बढ़ने लगे थे तो गेहूं के एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा था। तो जब गेहूं का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे के दाम बढ़ गए। नतीजा ये निकला कि अप्रैल से जुलाई के बीच में पिछले साल के मुकाबले 200% गेहूं के आटे का एक्सपोर्ट बढ़ गया। लिहाजा घरेलू बाजार में गेहूं के आटे की किल्लत होने लगी, यहाँ कीमतें बढ़ने लग गई। अब कीमतें और ना बढ़े, ऐसे समय में जब फेस्टिव सीजन आ रहा है, त्योहारी सीजन आ रहा है, तो सरकार ने यह कदम उठाया है। और बता दूं कि 2 दिन पहले ही हमारे सहयोगी असीम ने खबर भी चलाई थी कि घरेलू बाजार में आटे के दाम 4% बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस खबर कसर के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और सरकार का एक कदम घरेलू बाजार में महंगाई को काबू में पाने की तरफ। ठीक है, तो शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो सरकार ने एक्सपोर्ट पर शिकंजा कसा है, इसलिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है ताकि प्राइसेस को भी अंडर कंट्रोल कर सके और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। लेकिन अब बात करेंगे कॉटन की। बड़ी तेजी के बाद पिछले कई दिनों से कॉटन में लगातार गिरावट का रुख है। M6 पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 38,500 के नीचे फिसल गया है और ये अपने हाई से करीब 11% नीचे कारोबार कर रहा है। क्या ये गिरावट जारी रहेगी या फिर से कॉटन में तेजी लौट सकती है? अगर आपने कॉटन में ट्रेड लिया है या पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं, पूरा आउटलुक समझते हैं। हमारे साथ कॉटन सेक्टर के 2 बड़े दिग्गज SVP ग्लोबल वेंचर्स के CEO रिटायर्ड मेजर जनरल OP गुलिया हैं और साथ ही TT के MD संजय जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। गुलिया साहब, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे, इनफैक्ट हम अभी 2 दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे जब प्राइसेस थोड़े हल्के हुए थे और जो हमें स्टोरी समझ में आई वो यही कि जो हम फ्यूचर में प्राइस देख रहे हैं वो एक रियलिस्टिक पिक्चर हमें दिखा रहा है कि कॉटन के भाव किस तरफ जा सकते हैं, कंसीडरिंग कि नई आवक आना शुरू हो जाएगी अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति है क्या कॉटन डिमांड, सप्लाई या फिर प्राइसेस को लेकर? थैंक यू दीपाली जी। क्या है कि पिछले अगस्त महीना एक बहुत ही अप एंड डाउन रहा है कॉटन के लिए। एक साथ जहां कॉटन के प्राइसेस डाउन होना शुरू हुए थे, कूल डाउन हो गए थे, लेकिन एक हफ्ता पहले जब US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक रिपोर्ट निकाली कि वहां पर ड्राउट आया है और हीट वेव्स हुई है, तो उसके कारण सडनली एकदम से 10 से 15% 14-15 अगस्त के आसपास बढ़ना शुरू हो गए थे। लेकिन ये एक मेरा विचार है कि एक हॉक्स था। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स देखा जाए तो कॉटन के प्राइसेस विल गो डाउन एज द टाइम पासेस। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि नई फसल अभी जो आपने बताया आने वाली है और उसी का असर आपको देखने को मिल गया है, 10 से 11% कम होने शुरू हो गए हैं। दूसरा, अब की बार डोमेस्टिकली अपनी जो एकरेज है वो ज्यादा बढ़ी है। इंडिया में तकरीबन हर साल 11.3 मिलियन हेक्टेयर्स का एकरेज में सोइंग होती थी। इस साल क्योंकि प्राइसेस बहुत अच्छे थे तो किसानों ने 11.3 से बढ़ के 12.1 मिलियन हेक्टेयर्स में अब की बार कॉटन लगाई है। तो इसका भी एक फर्क पड़ेगा। और दूसरा रीजन जो है वो सरकार ने 14 अप्रैल को जो इंपोर्ट ड्यूटी लिफ्ट की थी उसका भी अभी इफेक्ट आना शुरू हो गया है और उस 30 सितंबर तक है। और हम आशा करते हैं कि, और हमारी डिमांड है कि ये थोड़ा और आगे तक बढ़ाया जाए, तो इससे भी एक फर्क पड़ेगा। इन 3-4 चीजों को देखते हुए मेरा विचार है कि कॉटन प्राइसेस विल कूल डाउन एज टाइम पासेस, एज न्यू क्रॉप कम्स। हाँ, अनुमान तो यही है कि नई क्रॉप आएगी तो प्राइसेस हल्के होंगे। लेकिन संजय जैन भी हमारे साथ मौजूद है। जैन साहब, मिलर्स की तरफ से डिमांड तो बहुत इम्पैक्ट हुई है और भले ही एक सेंस ये बन रहा है कि प्राइसेस हल्के होंगे यहाँ से, लेकिन इस एक्सपेक्टेशंस में डिमांड एकदम से इमर्ज हो जाएगी, इसके भी लाइकली चांसेस कम ही हैं। तो फिलहाल डिमांड फ्रंट पर मिलर्स की ओर से क्या स्थिति है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। डिमांड अभी करीब स्पिनिंग मिले 50 to 60% पर चल रही है। एक्सपोर्ट यान का ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इसलिए नहीं कि सिर्फ डिमांड की कमी है, पर हमारे प्राइसेस जो है आज के दिन अभी करंट प्राइसेस आप स्पॉट देखेंगे तो इंडिया इज वे अबव एक्सपेंसिव देन इंटरनेशनल प्राइसेस। तो दाम गिरना एकदम लाजमी है। और जो नवंबर और के जो फ्यूचर्स दिख रहे हैं वो हमें काफ़ी रियलिस्टिक दिख रहे हैं। एंड ऑलरेडी नवंबर के कॉटन के प्राइसेस के हिसाब से मार्केट एडजस्ट हो रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आज के दामों के हिसाब से मिलों को सिर्फ नुकसान है। नवंबर के प्राइसेस के हिसाब से आज के यान के प्राइसेस में पैरिटी आ रही है। एंड वी सी डिमांड विल डेफिनेटली पिकअप, बट डेफिनेटली जो डिमांड डिस्ट्रक्शन हो चुका है, जो कॉटन से पॉलिस्टर और विस्कोस में शिफ्टिंग हो गई है इंडिया में खासकर और ग्लोबली भी, वो पूरी तरह से वापस नहीं आएगी। तो कॉटन पर प्रेशर बना रहेगा। एंड अगर इंपोर्ट्स ड्यूटी फिलहाल गवर्नमेंट अक्टूबर के बाद में वापस लगा देगी, बट उम्मीद ये है कि अगर कॉटन की क्रॉप की पोजीशन सही नहीं रही तो वापस अगले साल हमें ड्यूटी में राहत मिल सकती है। सो दैट प्रेशर विल आल्सो स्टे ऑन कॉटन प्राइसेस। ओके। अच्छा, गुलिया साहब, इनफैक्ट संजय जी ने भी बड़े क्लियर और संक्षेप में स्थिति को समझाया। एक चीज और है, अगर हम ग्लोबल मार्केट की भी बात करें तो वहां भी जो प्राइसेस हैं वो हल्के हुए हैं। तो ग्लोबल मार्केट में भी डिमांड हो या प्राइसेस का ट्रेंड हो, वो कैसा दिख रहा है? और दूसरी बात, जैसे कि संजय जी ने भी कहा कि अभी जो मिले हैं वो काफी कम कैपेसिटी पे कामकाज कर रही हैं, जो कि 50-60% है। नुकसान काफी हो रहा है मिलर्स को। तो क्या ये एक्सपेक्टेशन करना चाहिए कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर ऑनवर्ड्स चीजें बेहतर होंगी मिलर्स के लिए भी, डिमांड के हिसाब से भी? और भाव, आप एक रियलिस्टिक पिक्चर समझना चाहें फिलहाल की स्थिति को एनालाइज करते हुए, कहाँ जाते, किस लेवल तक आप भाव जाते हुए देख रहे हैं? यस दीपाली जी, संजय जी ने बोला कि डिमांड एंड सप्लाई का जो मैच हो रहा है वो काफी दिनों से मिसमैच था। हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और सब टेक्सटाइल मिल्स अपनी कैपेसिटी के 40 से 50% और कहीं तो 20 और 30% कैपेसिटी पे अभी काम कर रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे थे कि कब कॉटन प्राइसेस कूल डाउन होंगे और कब हम अपने फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, तो डिमांड में एक फ्लिप आएगा। और डिमांड में फ्लिप आएगा, कॉटन प्राइसेस स्टेबलाइज होंगे उसके कारण। और बहुत दिनों से जो कपड़े का डिमांड, पेंटअप डिमांड है लोगों की, वो एकदम से बढ़ेगी। और उससे भी यान की और कॉटन की और अपना गारमेंट्स की एकदम से डिमांड में फर्क पड़ेगा। जो प्राइसेस की बात हो रही है, आगे कैसे चलेगा? देखिए, कॉटन प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं। कहीं भी छोटी सी खबर आती है तो कॉटन प्राइसेस में एकदम से उछाल या एकदम से डाउन होता है, जो आपने अगस्त के महीने में देखा। अमेरिका और ब्राजील तकरीबन वर्ल्ड का 50% से ज्यादा कॉटन एक्सपोर्ट करता है, और वहां पर कुछ भी फर्क पड़ता है उससे कॉटन प्राइसेस पे एकदम से इफेक्ट आता है। कुछ दिन पहले जो हीट वेव वहां पर आई थी और ड्राउट का जो डर हुआ था, उसके कारण प्राइसेस पे इफेक्ट पड़ा। लेकिन ओवरऑल ये है कि तकरीबन 3 मिलियन बेल्स ही एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि यूएस में कम होगी, और 3 मिलियन बेल्स में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इंडिया की खुद की डिमांड ही तकरीबन 34 मिलियन बेल्स होती है करके। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो 3 मिलियन बेल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरा ये विचार है कि टेक्सटाइल में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब टेक्सटाइल की बढ़ेगी तो कॉटन की डिमांड बढ़ेगी, और इसी तरह से जो कॉटन की सप्लाई है वो स्टेबलाइज हो जाएगी, और प्राइसेस का लग रहा है कि स्टेबलाइज हो जाएंगे। जो एकदम से बूम आया था वो नहीं रहेगा, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर एंड स्टेबलाइज्ड फ्यूचर फॉर द कॉटन। ओके, ठीक है। इनफैक्ट एक क्विकली प्राइस पर व्यू हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आज, उनसे भी ले लेते हैं। अनुज, आपका व्यू क्या है भाव के हिसाब से? आपने हमारे दोनों मेहमानों की राय भी सुनी, फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से, मिलर्स के पर्सपेक्टिव से। प्राइसेस को लेकर आपकी व्यू क्या है, या क्या सजेशन आप क्लाइंट्स को दे रहे हैं भाव के हिसाब से?
देखिए भाव के हिसाब से अभी जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अगस्त की एक्सपायरी के बाद, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो हायर से ऑलरेडी 10% भाव नीचे घट चुके हैं। हमें लगता है कि भावों में भी और कुछ नरमी देखने को मिलेगी क्योंकि आगे आपको अराइवल देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर एक चिंता का विषय ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में हम बारिश देख रहे हैं तो एक्सपेक्टेड है कि जो क्रॉप है वो थोड़ा बहुत डिले हो सकता है अराइवल, और अगर ऐसी ही बारिश रही कंटिन्यूस, अगर नहीं रुकी बारिश, तो हो सकता है कि क्रॉप में कुछ डैमेज देखने को मिले। हालांकि एंटिसिपेट भी ये कर रहे हैं कि जो क्रॉप है वहां पर थोड़ी बहुत डैमेज हो सकती है। तो मुझे लगता है कि भाव अभी फिलहाल तो थोड़े बहुत नीचे आ सकते हैं, और अगर आगे चलकर अराइवल डिले होती है तो फिर हम एक अच्छा स्पॉट भावों में आते हुए देखेंगे। फिलहाल जो भाव चल रहे हैं अभी 38,350 के आसपास है। मेरा मानना है कि नीचे एक बार भाव 37,500 37,000 तक आ सकते हैं, और फिर वहां से हम एक नया ट्रेंड आते हुए देखेंगे जो कि अराइवल पर डिपेंड करेगा। तो मेन अब जो कॉटन के प्राइसेस मूव करेंगे वो एक्चुअल अराइवल कैसी रहती है और क्वालिटी, क्योंकि मॉइस्चर का बहुत ज्यादा फर्क रहता है कॉटन में। अगर मॉइस्चर आया तो अगेन हमें प्राइसेस में स्पॉट आते हुए देखेंगे। ओके चलिए, तो ये प्राइसेस पर व्यू है, लेकिन आगे सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है अराइवल की उस पर नजरें रहेंगी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही हैं, प्राइसेस के फ्रंट पे राहत मिलेगी, डिमांड में रिवाइवल आएगा, मिलर्स की थोड़ी सी स्थिति बेहतर होगी। ये सब एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हैं फिलहाल की स्थिति पर। शुक्रिया मिस्टर गुलिया और मिस्टर जैन आने के लिए शो में और स्थिति बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को कॉटन के सभी एस्पेक्ट्स। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आपके क्वेश्चन को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कमोडिटी कॉल। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल और फटाफट से आपके सवालों करते हैं शामिल। पहली कॉलर किरण जलगांव से हमारे साथ मौजूद हैं। किरण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हमें मेरे पास 10 लॉट है गोल्ड के 55,000 पे, तो क्या आउटलुक रहेगा? ठीक है, तो क्या सजेशन रहेगा? 55,000 के भाव पर 10 लॉट लिए हुए इन्होंने नवनीत, और रख तो सकते हैं बट अभी तो नुकसान की पोजीशन है, होल्ड करना चाहिए या कोई और व्यू? दीपाली जी काफी आउट ऑफ मनी है इनकी पोजीशन, और इन्होंने होल्ड किया है, मतलब या तो ये लॉन्ग टर्म के निवेशक है या एग्जिट नहीं करते हैं लॉस में। मेरे हिसाब से इन दोनों केस में पोजीशन होल्ड की जा सकती है। निचले लेवल से अच्छा सपोर्ट देखने मिल रहा है और अच्छा बाउंस बैक देखने मिल रहा है गोल्ड प्राइसेस में। अगर ये बॉटम निकला तो हम बहुत जल्द 50 to 100 और 50 to 700 तक के स्तर देखेंगे। 55,000 के स्तर अभी थोड़े से फार फेच्ड है, बट 50 to 700 क्वाइट रियलिस्टिक पॉसिबल है। तब तक के लिए आप चाहे तो एवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, पोजीशन को होल्ड कीजिए। नीलेश है मुंबई से हमारे साथ। अब नीलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार, मैंने कॉटन का एक लॉट अगस्त सीरीज का शॉर्ट किया है, तो उसके ऊपर व्यू जानना चाहता हूँ। और मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे अभी कॉटन में काफी लोगों ने मतलब बाय का पोजीशन होल्ड करके रखा है, तो वहां पे इतने ज्यादा सौदे हो नहीं रहे और अभी एक्सपायरी 2-3 दिन बाकी है, 30 अगस्त को है। तो अगर इन केस अगर वो मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकता हूँ, नहीं किया मैंने, या मुझे करने का मौका नहीं मिला, तो पेनल्टी के कॉजेस क्या होते हैं ये सिनारियो में? ठीक है अनुज, आपने सुना इनका सवाल, एग्जिस्टिंग पोजीशन और जो जानकारी ये चाहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड, पेनल्टी रिलेटेड, बताइए क्या व्यू होगा आपका? देखिए अगर आप एक्सपायरी में पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिडास काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको पेनल्टी हो सकती है। और पेनल्टी मिनिमम जो है वो 5 से 6% से स्टार्ट होता है, और ये डिपेंड होता है कि जो काउंटर है, जैसा अगर आपने बाय किया हुआ है तो जो सेलर है वो कितने क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा सेलर होते हैं तो डिपेंड करता है कि कितनी आपको पेनल्टी लगती है। तो ये वेरी करती है पेनल्टी, मगर हमें लगता है कि जो एवरेज पेनल्टी है वो 5 to 6% से मिनिमम स्टार्ट होती है पेनल्टी, और ये कई बार 20-30% तक भी पेनल्टी चली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं क्विकली। दिलीप है हमारे साथ कोटा से। दिलीप जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने 7500 का पुट बाय कर रखा है 319 में क्रूड ऑयल का। ओके, तो एक पुट आपने बाय किया हुआ, पुट आपने 7500 का लेवल पर, सितंबर कॉन्ट्रैक्ट आपने बताया ना? जी मैडम। ठीक है नवनीत, थोड़ी सी डिफिकल्ट है पर इनको लिए थोड़ी रेंज आप बता दीजिए, क्योंकि क्रूड में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी वजह से हम काफ़ी ऊपर नीचे के लेवल्स देख रहे हैं।
अब ओपेक की मीटिंग है अपकमिंग, उस पर भी नजरें टिकी हुई हैं, कैसे बाकी चीजें अनफोल्ड होंगी उस पर भी फोकस होगा। बट सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का 7500 की पुट इन्होंने ली हुई है, क्या सजेशन इनके लिए? वेल दीपाली जी, 7200 से 7600 का जो स्तर हमने देखा है क्रूड में, वो पिछले 3-4 दिनों में आया है, तो एक बहुत डिसेंट रैली हमने देख ली है। बट अभी भी डाउनसाइड पे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा लेवल है, और 7700 7800 भी अचीवेबल लेवल लग रहे हैं अपसाइड में। पुट इनको एग्जिट कर लेनी चाहिए। वोलेटिलिटी काफी है, तो नीचे स्तर भी आपको दिखेंगे। जब आपके कॉस्ट के आसपास या मार्जिनल प्रॉफिट में आपको मिले तो आप पुट एग्जिट कर लीजिए। मेरे हिसाब से बायस लार्जली पॉजिटिव, और 77-7800 हो जाएंगे तो आपकी पुट की वैल्यू बहुत ज्यादा डीके हो जाएगी। तो बेटर रहेगा कॉस्ट के आसपास या मार्जिनल प्रॉफिट में एग्जिट कर लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है। आपके स्ट्रेट पर क्रूड फिलहाल 7576 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। चलिए इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया नवनीत और अनुज, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए, सभी क्वेरीज पर आंसर करने के लिए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।